नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिंचा भरेंगे पर्चा, पेपर लीक की परीक्षा, बारूदी साजिश किसकी, महापड़ाव से मिलेगा समाधान, करोड़ों की नकदी किसकी, पहाड़ी पर रफ्तार पड़ी भारी, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सिर कुचलकर हत्या, शराब तस्करों पर शिकंजा, एटीएम चोरी लाइव। राजस्थान में वनकर्मी आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। आंदोलन में आज प्रदेश वन कर्मियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। वन कर्मचारियों ने आज अरण्य भवन पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और वन मुख्यालय के दरवाजे खोलकर भवन के अंदर घुस गए। उसके बाद वन कर्मचारियों ने आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। पर्यावरण के इन प्रहरियों की मांग को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मौके पर वन कर्मियों के विरोध का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद। राजस्थान के वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 25 साल से जिन 15 सूत्री मांगों को लेकर के वन विभाग और राजस्थान सरकार सकारात्मक रुख नहीं दिखा रही है, उनकी वजह से आज इस वन मुख्यालय के ऊपर आप देख सकते हैं तमाम राजस्थान के वन कर्मचारी अपना धरना दे रहे हैं, डेरा दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार मांगों को लेकर के प्रस्तुति दी जा रही है, तमाम लोगों की ओर से बातचीत की जा रही है। जो वन कर्मचारी हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या बातचीत आप रख रहे हैं, क्या डिमांड आप रख रहे हैं? हमारा 15 सूत्री मांग पत्र है जो पिछले लंबे समय से इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वन प्रशासन सरकार द्वारा हमें नहीं सुना रहा है। मजबूरन आज हम एक बड़ा निर्णय लेंगे और इस आंदोलन को विशाल रूप धारण करेंगे। इसमें छोटी छोटी समस्या है, महिलाएं बच्चे ने ले लेके बेचारी यहाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं हो रही है। और ये कितने दिन हो गए अभी आपके आंदोलन? हमारे आंदोलन पिछले 2 महीने हो गए लगभग। 19 तारीख से हमारा भरतपुर संभाग से लोहागढ़ से स्टार्ट हुआ था और ये चलता हुआ पूरे संभाग में होता हुआ और राजस्थान के सभी जिलों में, संभागों में और यहाँ अरण्य भवन पर पिछले यहाँ 2 तारीख से हमारा धरना कंटिन्यूस चल रहा है। अभी कोई इसमें बातचीत हुई कुछ आला अधिकारियों से? सरकार किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं सुन रहा, न सरकार सुन रही है। इस सरकार को और वन अधिकारी चेताना चाहते हैं कि वन कर्मचारियों की परीक्षा मत लो, अन्यथा वन छोड़ करके आ जाएंगे तो ये पूरा वन जंगल नष्ट हो जाएगा। जिस दिन पब्लिक को पता लग गया कि वन कर्मचारी हड़ताल पे है और अपने आंदोलन पे, उस दिन तमाम राजस्थान के जंगल खाली हो जाएंगे और वन सरकार और वन प्रशासन मुंह ताकते रह जाएंगे। आप रिटायर हो गए, अपनी मांगों के लिए लड़ते लड़ते 25 साल हो गए, अभी तक क्यों मांगे पूरी नहीं हो रही? सेक्रेटेरिएट के अंदर हम पूरे के पूरे कर्मचारी तय करेंगे, अध्यक्ष जी से, संघर्ष समिति के संयोजक से, हम पूरे जंगल के कर्मचारियों को, टाइगरों को सेक्रेटेरिएट में बांटेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। और ये बड़ी खबर अलवर से, एक व्यक्ति के सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लगी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। बसई चौहान गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो वारदात में एक व्यक्ति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई, बड़ी बेरहमी के साथ। ये उस शख्स की तस्वीर है जो इस पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ में नजर आ रहा है। अलवर की यह घटना है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? जी, ये जो पूरा मामला है अलवर जिले के हरसोरा थाना इलाके के बसई चौहान गांव है। वहां पर गांव के बाहर एक व्यक्ति का सिर से कुचल करके हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाए, बानसूर डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम थी, एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्य जुटा करके शव को बानसूर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां अब मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट की अभी दर्ज की जाएगी। अभी क्योंकि पुलिस है उस पूरे मामले की तहरीर जो है मृतक के परिजनों से ले ली है और तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो थाने पर अभी चल रही है। अभी तक इस पूरे मामले की खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी किस लोगों ने ये हत्या की है, क्योंकि
पूरे तरीके से जो मामला है, साक्ष्य जो मौजूद है, उससे ये पूरा हत्या का मामला लग रहा है। तो उसको देखते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। राजेंद्र, परिजनों ने किसी पर शक जताया, संदेह जताया, पुलिस के सामने कुछ नामों का खुलासा किया? जी, परिजनों ने पुलिस को कुछ लोगों की तरफ इंगित किया है। पुलिस से मेरी खुद एसएचओ से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी बताना किसी का नाम जल्दबाजी होगी, लेकिन जो एफआईआर में वो नाम लिखित में देंगे और उसके बाद उन्होंने जो इनपुट दिए उन इनपुट पर पुलिस काम कर रही है और जिन लोगों पर संदेह जाहिर किया है उनको के पीछे पुलिस की टीमें हैं वो दबिश के लिए लगाई गई हैं। पूछताछ के लिए 1 या 2 लोगों को जो है उनको बुलाया भी गया है, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और जिन लोगों के नाम बताए गए हैं उनकी भूमिका की जांच नहीं हो जाती, तब तक अभी किसी का नाम बताना उचित नहीं होगा। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर श्री गंगानगर से है। आपसी रंजिश के चलते बीती रात फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक के पैर में छर्रे लगे। घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो गंगानगर में आपसी रंजिश के चलते बीती रात फायरिंग हुई है और जैसी कि जानकारी मिल रही है मौके से छर्रे लगे हैं, इसलिए ये जो बंदूक या जो पिस्तौल है वो देसी कट्टा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि छर्रों का ज्यादातर इस्तेमाल उसी में होता है। ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शख्स ने एफआईआर पुलिस में दर्ज करवा दी है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इलाके में फायरिंग से सनसनी का माहौल है। अशोक हमारे साथ गंगानगर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट इस पूरी वारदात को लेकर? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आपसी रंजिश को लेकर ये फायरिंग हुई थी, क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए जो पीड़ित युवक है उस युवक ने 3-4 अन्य युवकों के खिलाफ में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है और पूरी पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरी मामला बताया जा रहा है। बीती रात का ये मामला है जब श्री गंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र के संविधान चौक पर इन 3-4 युवकों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस युवक के साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ ही लगभग बताया जा रहा है कि 3 से 4 फायर की, जिसमें से कुछ फायरों के जो छर्रे हैं वो उसके पैर में लगे हुए हैं। फिलहाल जहां एक और इस घायल युवक का इलाज चल रहा है, तो वही दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट के आधार पर जो नामजद आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी छापामारी चालू कर दी है। जी अशोक, जैसा कि बताया कि 4-5 गोलियां वहां पर चली थी। अब ऐसे में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जहां पर यह वारदात हुई थी, क्या वहां से किसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए ताकि इन लोगों के चेहरे देखे जा सकें? बिल्कुल, देखिए जहां ये वारदात हुई वो बीती रात का टाइम था, अंधेरा था, वहां सीसीटीवी कैमरेज की भी व्यवस्था नहीं थी, तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज तो उनको नहीं मिल पा रहे, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जहां से बदमाशों के आने की और भागने की जो संभावना थी उसी के आधार पर अब जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि जो कि नामजद आरोपी हैं तो उनकी पहचान करने में कोई खास बड़ी बात नहीं है। पुलिस को केवल उन्हें पकड़ने के लिए ही छापेमारी करनी है। हालांकि बीती रात में भी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन जहां भी उनके संवादित ठिकाने थे वहां से वो फरार चल रहे थे। तो पुलिस ने जो उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मामले में जो हमले के आरोप हैं, जिन्होंने देसी कट्टे से जो फायर किए हैं या मारपीट की है, वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर बीकानेर से, डकैती का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 1 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए की डकैती की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा राम को गिरफ्तार किया। कुरियर कंपनी के कर्मचारी से उसने ये लूट की थी। तो बीकानेर में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 1 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए की डकैती इसने की थी, वो भी कुरियर कर्मचारी से। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम राजा राम है। बीकानेर में एक शख्स की गिरफ्तारी
कुछ समय पहले इसने 1.25 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मनीष बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पुलिस को कैसे मिली ये कामयाबी और जो गिरफ्तार शख्स हुआ है राजाराम, क्या बैकग्राउंड उसका? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ की जो डकैती थी उसके मुख्य आरोपी राजाराम को गिरफ्तार किया है। जो राजाराम है दरअसल में ये जो है रहने वाला है। दरअसल निजी ट्रेवल्स की जो बस थी अहमदाबाद से ये आ रही थी, उसी दौरान इसने बस का जो कुरियर का जो कर्मचारी था वो अपनी गाड़ी से जा रहा था। कुरियर एजेंट सिरोही के गुड़ा निवासी तोलाराम प्रजापति की कार को रवाना लेकर के ये हुआ था और उसके बाद में इसने कुरियर कर्मचारी की गाड़ी को रुकवाया, पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे तानी और वहां से 1.25 करोड़ रुपए लेकर के ये डकैती डाल करके फरार हो जाता है। फिलहाल जो पुलिस है इसने इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और भी इसके कोई सहयोगी होंगे उनकी भी जो तफ्तीश है वो पूरी कोशिश की जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। जी मनीष, क्या सारा पैसा बरामद कर लिया गया है? जानकारी के लिए मनीष आपका धन्यवाद। मनीष से संपर्क टूट गया। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और ये बड़ी खबर कोटा से। जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक महिला ने आंखों में मिर्ची डालने का आरोप लगाया था। कैथून थाना क्षेत्र के चारणहेड़ी गांव का ये मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। या गर्दन चीजा जन मार के मंगलसूत्र तोड़ लो और हमारी भाभी की चेन या झुमकियां तोड़ ली है। तो कहा क्योंकि कार बार बार तो खेत में चल जाओगे ना तो खत्म कर दूंगा हमारा आदमी से, हमारे भाई से। तो कोटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें हॉस्पिटल से हैं जहां महिलाएं बुरी तरीके से घायल हुई हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस विवाद को लेकर? देखिए, ये तो पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि वो एक ही परिवार बताया जा रहा है, कोई अलग अलग दूर के रिश्तों में जो परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। लेकिन ये दबंगई देखने को मिली जहां करीब 1 दर्जन लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है। इन पर महिलाओं के शरीर के कई अंगों पर मिर्ची डाल दी, आंखों में मिर्ची डालने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इनकार जरूर कर रही है, लेकिन जो बर्बरता के निशान जो है वो साफ देखे जा सकते हैं। गंभीर हालत में महिलाओं को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो दोनों महिलाओं का इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के जो है जमीन विवाद को लेकर ये घटनाक्रम जो है खेत में ही हुआ था। चारणहेड़ी गांव है जो कैथून के पास, वहां की ये घटना बताई जा रही है। करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ, जिसमें नाम है, उनमें उनके खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनके संभावित ठिकानों पर तबीज दी है और उनको जल्द ही पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में लाठियों, सरियों और धारदार हथियार तक बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन आरोप बताए जा रहे हैं कि धारदार हथियार भी थे और दबंगों ने खेत में आकर इन महिलाओं पर हमला कर दिया। फिलहाल कैथून थाना पुलिस है जो मामले की जांच करने की बात कह रही है। जी, यानी ओम प्रकाश, एक भी गिरफ्तारी इस विवाद के बाद नहीं हुई है? जी, फिलहाल गिरफ्तारी की एक भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की और पुलिस के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा एक ही परिवार के लोग हैं और हमने उन मामला दर्ज करने के बाद उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी और जल्दी लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो बर्बरता है वो काफी ये निशान साफ देखा जा सकते हैं। महिला के शरीर पर गंभीर जगह जगह चोटों के निशान है, शरीर पूरा लाल हो चुका है और लाठियों से उनको खेतों में जहाँ सुनसान इलाके हैं वहां उनको जबरदस्ती पिटाई की गई और उसके बाद में जो कुछ छुड़ाने वाले आए उनके साथ भी मारपीट की गई है। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो हथियारबंद लोग थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जमीनी विवाद को जो पुराना जो रंजिश थी उस रंजिश के तहत इसको वारदात को अंजाम दिया और फिलहाल जो कैथून थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किसी की इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। जी, जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद।
और दौसा से बड़ी खबर, 2 नाबालिग लड़कियों के साथ वारदात हुई। एक बालिका के साथ रेप तो दूसरी के साथ छेड़छाड़ हुई। पीड़िताओं ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज हुआ। और ये दौसा से खबर मिल रही है, थाने में गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। 2 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप लगा। सिकंदरा थाने में केस दर्ज करवाया गया। 5 नवंबर की घटना के संबंध में आज केस दर्ज हुआ। पीड़िता को जान से मारने की धमकी मिली थी। परिजनों को बताने के बाद पीड़िता ने केस दर्ज करवाया है। तो दौसा से गैंगरेप का मामला। आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी इस गैंगरेप के बारे में? आसिफ, ये पूरा मामला सिकंदरा थाने में दर्ज हुआ है। संजय मीणा और कालू मानी नामक 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक 35 वर्षीय महिला के साथ ये गैंगरेप की वारदात हुई है और इस वारदात में 5 नवंबर का ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन जो आरोपी ने पीड़िता को धमका दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वह ना तो अपने परिजनों को पूरी घटनाक्रम के बारे में बता पाई और ना वो थाने में आ पाई। जैसे ही उसने परिजनों को बताया तो उसके बाद में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। इधर दूसरा प्रकरण लालसोट थाने में दर्ज हुआ है, जहाँ 2 नाबालिग लड़कियों ने एक FIR दी है। उसमें एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें एक नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई है। वही दूसरी जो नाबालिग है उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। यह घटनाक्रम 8 नवंबर का बताया जा रहा है। साथ ही रतनलाल नाम का जो आरोपी है उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता दोनों जो नाबालिग लड़की हैं उनका मेडिकल कराया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब पूरे दोनों मामलों का अनुसंधान जारी है। आशीष, ये जानकारी मिल पाई इस FIR के अंदर कि कब का ये मामला था और कब से जो है वो आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था? नामजद चूंकि मामला दर्ज हुआ है तो जानकारी पुलिस ने जुटाई पीड़िता की तरफ से? बिल्कुल, जो नाबालिग बालिकाओं का जो मामला है उसमें एक आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये 8 नवंबर का घटनाक्रम है और काफी लंबे समय से इस तरह का घटनाक्रम अंजाम नहीं दिया जा रहा था, केवल एक दिन का घटनाक्रम है। लेकिन जैसे उसने परिजनों को बताया पीड़िताओं ने, तो उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो सिकंदरा थाने में जो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी ऐसा नहीं है कि काफी दिनों से इस तरह का घटनाक्रम चल रहा हो, वो भी 5 नवंबर के दिन की घटनाक्रम है। और दोनों आरोपी जो संजय मीणा है और कालू माली है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे में पुलिस ने अब दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों थाना पुलिस अब दोनों मामलों की जांच कर रही है। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर के खाजूवाला से। जिप्सम पर माफियाओं की पैनी नजर। रात में अवैध जिप्सम का कारोबार हो रहा है। वन विभाग सरकारी भूमि से निकाला जा रहा जिप्सम। माधोडिगी सामरदा गांव बने जिप्सम माफियाओं के अड्डे। 11 PKD के अलग अलग जगहों से जिप्सम निकाला जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं। बोरियावली और दंतोर वन विभाग रेंज का यह मामला बताया जा रहा है। और विक्रम खाजूवाला से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विक्रम, इतने लंबे समय से जिप्सम की खुदाई चल रही है, वो भी प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर गैर कानूनी तरीके से। क्या ये मुमकिन है कि प्रशासन की इस पर नजर ना पड़ी हो या इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत भी शामिल है? देखिए, बिल्कुल जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है जिप्सम माफिया जो है वो लगातार सक्रिय रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेल्ट जो है वो जिप्सम क्षेत्र का है यहाँ पर। और लगातार इस तरह की जो है अवैध जिप्सम की घटनाएं बार बार सामने आती है और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के आरोप बार बार जो है ग्रामीण लगाते रहते हैं। और जिस तरीके से ये रात भर पूरा ये खेल चलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहरी वाहन है या JCB की मशीनें हैं वो रात भर चलती हुई नजर आती है और उसी से जो है लोगों में नाराजगी है। और इसी तरह के आरोप जो है वो खाजूवाला की बिजलियांवाली व दंतोर विभाग पर लगाए जा रहे हैं कि उनकी अनदेखी के कारण से ही जो है वो जिप्सम माफिया है उनके हौसले बुलंद है। और कहीं ना कहीं इस पूरी जो अवैध जिप्सम का ये जो कारोबार चल रहा है उसमें जो रसूखदार लोग हैं उनका हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। जी विक्रम, स्थानीय लोगों
को ये बात भली भांति पता है कि यहाँ से जिप्सम की खुदाई चल रही है? क्या स्थानीय लोगों ने या वहां गांव के सरपंच ने, किसी ने इसको लेकर शिकायत नहीं की पुलिस में या प्रशासन को? देखिए, अवैध जिप्सम को लेकर बार बार जो है ग्रामीणों ने जो है वो अधिकारियों तक शिकायत भी पहुंचाई है। वन विभाग में भी इसकी शिकायत दी गई है, क्योंकि अवैध जिप्सम को लेकर जो है वो पुलिस भी कई बार कार्रवाई करती है, गाड़ियां पकड़ती है, लेकिन मूल जो खनिज विभाग का ये काम है कि वो इस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में जो खनिज विभाग है, कहीं ना कहीं उसकी ये कमजोरी है कि उसकी वजह से जो है अवैध खनन बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद कई बार ऐसा देखने में आता है कि पुलिस गाड़ी तो पकड़ लेती है, लेकिन जो आरोपी हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा खेल है वो मिली भगत का जरूर नजर आता है। जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही झुंझुनू में हरियाणा से इसकी तस्करी भी बढ़ गई है। तस्करों का दुस्साहस इतना है कि वो खरीदार के ठिकाने तक जितना चाहिए उतना पेट्रोल डीजल पहुंचा रहे हैं। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। सस्ते पेट्रोल के लिए बॉर्डर पहुंच रहे लोग, ग्राहकों की लग रही लंबी लंबी कतारें, तस्करों की हो रही चांदी, सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना। न्यूज 18 की पड़ताल में बेपर्दा हुआ तेल का खेल। चौंकाने वाले खुलासे से जिम्मेदारों पर उठे सवाल। पेट्रोल डीजल के अवैध परिवहन की ये तस्वीरें न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई हैं। गाड़ी की रफ्तार बता रही है कि तस्करों को सरकारी अमले का जरा भी खौफ नहीं है, या फिर उनकी सेटिंग इतनी मजबूत है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वैसे झुंझुनू डीएसओ कपिल झाझड़िया न्यूज 18 के कैमरे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने, अपना वजूद साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं। राजस्थान और हरियाणा इनके बॉर्डर से कार्रवाई की सूचनाएं कभी कभार प्राप्त होती है कि हरियाणा से राजस्थान में कुछ इस तरह का तस्करी हो गए डीजल या पेट्रोल आता है। सूचना प्राप्त होने पर हम अपना डेवलप करके उसके नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करते हैं, तो वो जब्ती भी करते हैं। कपिल झाझड़िया भले ही मुस्तैदी के दावे करें, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के आगे उनके दावे खोखले साबित हो जाते हैं। उन्हें मानना पड़ता है कि झुंझुनू में तस्करों ने कच्चे रास्तों के जरिए नया रूट बना लिया है। हरियाणा से जो रोड आ रहे हैं उन सब पे नाके भी करा दिए गए हैं, वहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं, तो बिल्कुल क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। फिर भी मेन रूट के अलावा कई रूट लोकल रूट भी हैं, तो उन पर कई बार पुलिस नहीं होती, उसका फायदा उठा करके ये इस योजना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। झुंझुनू जिले से सटे लोहारू और नारनौल बॉर्डर से प्रतिदिन करीब 40,000 लीटर डीजल पेट्रोल की तस्करी होती है। तस्करी बढ़ने के कारण हरियाणा में बॉर्डर के 10 किलोमीटर एरिया में करीब 2 दर्जन पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जबकि झुंझुनू जिले में बॉर्डर के आसपास करीब 20 किलोमीटर एरिया में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। पुलिस का दावा है कि उसने तस्करी रोकने के लिए नाके लगाए, इन नाकों पर सीसीटीवी लगाए, लेकिन सच यही है कि पुलिस डाल डाल है तो तस्कर पात पात है, यानी पुलिस से 2 कदम आगे। इसलिए तस्कर डीजल पेट्रोल की तस्करी से मोटी रकम कमा रहे हैं। अब जरा तेल के खेल के गणित को समझिए। हरियाणा में राजस्थान की तुलना में डीजल पेट्रोल की कीमत कम है। दरअसल वहाँ वैट कम है, जबकि राजस्थान में वैट ज्यादा होने से रेट भी ज्यादा है। दोनों राज्यों में डीजल करीब 5 रुपए लीटर तो पेट्रोल में करीब 13 रुपए का अंतर है। इसलिए तस्कर वहाँ से सस्ता तेल लाकर यहाँ के भावों से कम में बेचकर भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। अवैध डीजल और पेट्रोल संबंधी शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं, समय समय पे संपर्क पे भी आती हैं, लिखित में भी मिलती हैं, लोकल लेवल से भी मिलती हैं, पुलिस के थ्रू भी हमारे पास आती हैं। तो जब भी ऐसी शिकायतें हमें मिलती हैं तो हम उस पे कार्रवाई करते हैं। हरियाणा में वैट कम है, इसलिए तस्कर हरियाणा से कम कीमत पर डीजल पेट्रोल लाकर
प्रदेश के वाहन चालकों को सस्ती कीमत पर बेचते हैं, मोटी कमाई करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस रूट से तस्कर अपना धंधा चलाते हैं, उसके जिम्मेदार अनजान कैसे रह सकते हैं। आम धारणा है कि तेल के इस खेल को तस्कर सिर्फ अपने दम पर अंजाम नहीं दे सकते, इसके पीछे कई रसूखदार भी शामिल है। इसलिए पुलिस उन पर हाथ न डालने से कतराती है और कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे प्यादों को दबोचकर अपना वजूद साबित कर देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। और सरदार शहर उपचुनाव कांग्रेस खेलेगी सहानुभूति कार्ड। दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे का टिकट फाइनल। भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा का टिकट फाइनल हुआ है, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पिछले उपचुनाव में सहानुभूति लहर ने काम किया था। 17 नवंबर को अनिल शर्मा नामांकन भरेंगे। अनिल शर्मा पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं और लगभग ये नाम तय है कि अनिल शर्मा को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। बड़े मतों से पंडित भंवरलाल शर्मा ने यह चुनाव जीता था, उनका देहांत हो गया। अब उपचुनाव है सरदार शहर में और अब उन्हीं के बेटे को यह टिकट दिया जा रहा है। और उनके सामने बीजेपी से खड़े हुए अशोक पिंचा। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, अनिल के नाम चौंकाने वाला नाम नहीं है, अनिल शर्मा का नाम, चूंकि पहले से यह लगभग तय था कि अनिल शर्मा को ही टिकट दिया जाएगा और शायद ये भी वजह थी कि बहुत ज्यादा रिसर्च कांग्रेस ने की नहीं सरदार शहर में दूसरे नामों को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, अनिल शर्मा का नाम लगभग फाइनल था पहले से ही और अब केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी। यही वजह है कि अनिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये घोषणा भी कर दी है कि वो 17 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और वो कांग्रेस के जो है वो प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अनिल शर्मा को ही टिकट दिया जाएगा। अनऑफिशियली कई कांग्रेस नेताओं ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। क्योंकि देखिए, जो पिछले जितने भी उपचुनाव हुए 5 जिनपे सिटिंग एमएलए की डेथ हो गई थी, उसमें से सभी जगह सहानुभूति कार्ड ने काम किया है। 3 सीटें कांग्रेस के पास, जो कि उनके विधायक की जब डेथ हुई तो उनके परिजनों को टिकट दिया गया। एक जगह बेटे को टिकट दिया गया, 2 जगह पत्नी को टिकट दिया गया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो 2 सीटें बीजेपी के पास थी। राजसमंद में किरण माहेश्वरी की डेथ के बाद बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया, लेकिन धरियावाद में जो गौतम मीणा भाजपा के विधायक थे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके परिवार से टिकट नहीं देखे, किसी तीसरे को टिकट दिया था। तो वहां पे कांग्रेस ने विजय हासिल की और वो सीट जो है वो बीजेपी हासिल कर ली और वहां पे बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। तो अगर इस रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसके हिसाब से सहानुभूति कार्ड काम कर रहा है। इस वक्त सहानुभूति लहर जो है उसके अंदर विधायक जीत कर आ रहे हैं, विधायक के जो परिवजन है वो जीत कर आ रहे हैं और यही वजह है कि अनिल शर्मा को टिकट दिया जाएगा। और देखिए, अनिल शर्मा एक तरह से हम देखें तो सरदार शहर में कोई नया नाम नहीं है। अनिल शर्मा इस समय जो ईडब्ल्यूएस बोर्ड है उसके चेयरमैन भी है, राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है, यानी राजनीति में वो पहले से ही सक्रिय है, राजनीति में आगे हैं। पीसीसी के मेंबर भी इस बार उनको बनाया गया, वो निर्वाचित हुए हैं। उससे पहले जो नगर पालिका है सरदार शहर, उसके चेयरमैन रहे हैं, 18 साल तक ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं सरदार शहर ब्लॉक के। तो अनिल शर्मा लगातार सक्रिय थे और अब ये मान के चला जा रहा है कि उन्हीं का टिकट फाइनल है और यही वजह है कि उन्होंने घोषणा भी कर दी कि 17 तारीख को वो नामांकन फाइल करेंगे और उसके अंदर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। अब क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन कल है, तो ऐसे में संभव से कुछ देर बाद या हो सकता है कि आज कभी भी जो है वो औपचारिक घोषणा हो सकती है और इनका जो नाम है वो फाइनल हो सकता है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रूट में बदलाव। यात्रा में नाच गाने वगैरह, जो देशभक्ति के गाने वगैरह होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में वन्य जीवों को परेशानी नहीं हो, तो उसको हमने टालने की कोशिश की है। वाइल्ड लाइफ एक्ट या सियासत का असर। सत्ता व संगठन का कहना है कि यात्रा का रूट जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश में चल रही सियासत और गहलोत पायलट की गुटबाजी के बीच पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को उतनी सफलता दिला पाएगी जितनी उसे अन्य राज्यों में मिली है।
कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान का असर यात्रा के रूट पर दिखने की आशंका के तहत इसमें बदलाव की संभावना तलाशी जा रही है। तय रूट के मुताबिक यात्रा एमपी से राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करनी है। यहां से यात्रा कोटा होते हुए बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करनी है। हालांकि इस बदलाव के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के नियमों को जिम्मेदार बताने